ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट एक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब क्वेश्चंस ये है जो अभी तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर डिफरेंट पीएसयूज में जो पूछे हुए, वो एक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर देन हम अपना टॉपिक पे आएंगे आइडियल गैस वाले पे। ठीक है, प्रीवियसली ऑलरेडी हमने टॉपिक्स खत्म कर लिए थे, क्वासी स्टैटिक वाला, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टेट, प्रोसेस, पाथ। ठीक है, सब बेसिक टर्म्स जो रिक्वायर्ड होती है कोई भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, वो सब हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडियल गैस रिलेशन वाला रहेगा। ठीक है, बट उससे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, उसमें लिखा है सिंपली कि इन थर्मोडायनामिक्स स्टेट मीन्स। ठीक है, तो आंसर बताते चलो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ आयुष, हाँ वो एक्चुअली स्क्रीन डार्क इसलिए आ रहा है, वो व्हाइट कलर उसमें शो नहीं हो पा रहा होगा। क्वेश्चन तो विजिबल ही होगा। ये आवाज का इशू आ रहा है। साउंड साउंड प्रॉपर नहीं आ रही है सबको? ऑडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो सब। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है बोला कि थर्मोडायनामिक स्टेट मींस। ठीक है, तो जनरल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। दूसरा अब क्या बोल रखा है? नॉट मेजरेबल बाय प्रॉपर्टीज, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। थर्ड नन ऑफ। आंसर सी है। देखो ये वर्ड का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, जो लिखा है ना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक भी प्रॉपर्टी चेंज होती है ना, जैसे जैसे एक भी प्रॉपर्टी आपका चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम चेंज हो चुका है, मतलब उसका कंडीशन चेंज हो चुका है, स्टेट चेंज हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिंपली प्रेशर वॉल्यूम बोलूं और मैं बोलूं कि एक आपका कंडीशन फिक्स हो चुका है, ऐसा नहीं है। आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एवरी प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक भी सिंगल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है आप बोल सकते हो कि डिफरेंट स्टेट है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली मीनिंग होता है स्टेट का, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन जो भी होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ही होगा। अब प्रॉपर्टीज जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती है सबकी हम बात करेंगे। ठीक है, सेकंड जैसे लिखा है अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इज कंसीडर्ड टू बी आइसोलेटेड वन। ठीक है, सेकंड का आंसर बताओ। सी। हाँ, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। ठीक है, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। एक्चुअली वो व्हाइट बैकग्राउंड है, इस वजह से वो आपको डार्क दिख रहा है। वो अभी हम नॉर्मल अपने उसमें आएंगे तो तब वो कलर सही हो जाएगा। ठीक है, वो व्हाइट कलर का आई थिंक शायद कुछ इशू है जिस वजह से नहीं हो रहा है वो। ठीक है, तो वो तो सिंपल है कि आइसोलेटेड मतलब कि एनर्जी एंड मास ट्रांसफर नहीं होने वाला है। ठीक है, एनर्जी एंड मास ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर थर्ड की बात करें, थर्ड में आपसे पूछा है बेसिकली ये चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से एक्सटेंसिव है? देखो विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वर्ड जिसके आगे लगे इट मींस वो इंटेंसिव है। ठीक है, टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है इंटेंसिव, विस्कोसिटी वो तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी है तो इंटेंसिव है वो नेचर में। ठीक है, तो सिंपली जो आपके पास ये जो एंट्रोपी वाला टर्म है, एंट्रोपी इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी बोला होता है इट मींस वो तब आपका इंटेंसिव होता। जैसे स्पेसिफिक हीट के आगे मतलब हीट से पहले स्पेसिफिक लगा इट मींस वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है सिस्टम का, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, सब कुछ। बट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बेस्ड ऑन कौन मास पे डिपेंडेंट है या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ का आंसर क्या होगा?
Isolated thermodynamic system executes the process. Choose the incorrect statement. डी डी यस करेक्ट। देखो क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा हुआ है, कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट कौन से? हमें पता है कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, वर्क ट्रांसफर नहीं है, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है बेसिकली। देन मास इंटरेक्शन भी नहीं है, मतलब टोटली किसी भी फॉर्म में आपका इंटरेक्शन नहीं है वहां पे पॉसिबल। ठीक है, किसी भी टर्म्स में भी कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो तीनों ऑप्शन है ये बेसिकली क्या है? करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? कि जो लिखा है कि नो केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। हमें पता है कि विद इन द सिस्टम कुछ भी पॉसिबल है। केमिकल रिएक्शन क्या, वो कुछ भी हो, एनीथिंग इज पॉसिबल विद इन द सिस्टम। इंटरेक्शन तो तभी पॉसिबल है जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करे। ठीक है, इंटरेक्शन बोलने का मतलब है जब आपका सिस्टम के बाहर उसका कुछ चेंजेस दिखे आपको। विद इन द सिस्टम कुछ भी हो। अब विद इन द सिस्टम ही लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ T2 है विद इन द सिस्टम, और T1 बड़ा है T2 से, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर होगा ही होगा। बट विद इन द सिस्टम हो रहा है, विद इन द सिस्टम। तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये आपका क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। मैं बोल सकता हूँ आइसोलेटेड, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन द सिस्टम हो रहा है। जैसे एग्जांपल आप यूनिवर्स को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हो, तो क्या जो यूनिवर्स एग्जांपल है उसके अंदर हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है? हो रहा है, बट उसका इफेक्ट यूनिवर्स के बाहर नहीं है। कहने का मतलब ये है सिंपल। तो विद इन द सिस्टम कुछ भी पॉसिबल है। तो एग्जांपल के लिए लिखा हमने केमिकल रिएक्शन, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर कुछ भी पॉसिबल है विद इन द सिस्टम। बट हाँ, अगर इसकी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब है कि सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है बाहर सराउंडिंग के साथ, तो जो कि क्या डेफिनेशन में नहीं होगा, मतलब किसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, वो आपका आइसोलेटेड के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। आइसोलेटेड बोलने का मतलब ये कि कंप्लीटली वो क्या, मतलब कंप्लीटली वो दूसरे सराउंडिंग, मतलब दूसरा जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ करेक्ट करेक्ट, ए। देखो क्वेश्चन में लिखा है एलपीजी सिलेंडर कनेक्टेड टू अ स्टोव ऑन व्हिच कुकिंग इज बीइंग डन। सिंपल सी बात है, कुकिंग इज बीइंग डन बोलने का मतलब एलपीजी सिलेंडर से गैस बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मास आपका बाहर जा रहा है सिस्टम से, मास का इंटरेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, ओपन सिस्टम होने वाला है। ठीक है, तो लिखा भी क्या है, कंसीडर द इंटरनल स्पेस इनसाइड द सिलेंडर एज द सिस्टम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसको सिस्टम कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, आप किसको सिस्टम कंसीडर करते हो उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपने सिलेंडर बोला और सिलेंडर में आपको पता है यहाँ से कुछ कनेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब कुकिंग हो रही होगी ऑब्वियसली बात है यहाँ से गैस फ्लो जा रहा होगा, मतलब मास निकल रहा होगा यहाँ से कुछ ना कुछ, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बट कैसे पता चला मास, वो स्पेसिफिकली उन्होंने सेंटेंस ही लिखा है कि कुकिंग इज बीइंग डन। ठीक है, तो वो एक बेसिक सी बात है जो सेंटेंस के फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखी है। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस, इसको चलो इसको तो हम कर बाद में देखेंगे ये चीज। ये नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट, हाँ करेक्ट सी। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर स्पेसिफाई कर रखा है -10 टू व्हाट 110 डिग्री सेल्सियस, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एट 0.5 किलो पास्कल। ठीक है, 0.5 किलो पास्कल प्रेशर की बात बोल रही है। ठीक है, व्हाट which among the following statement regarding the phase of water in this process is true। देखो जो प्रेशर आपकी बात यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 0.5 किलो पास्कल एंड इट इज लेस देन व्हाट, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, जिसका वैल्यू क्या होता है 0.611 किलो पास्कल, है ना, ये चीज।
आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये चीज, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से नीचे अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो डायरेक्टली लिक्विड से क्या, सॉरी सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, मतलब सब्लिमेशन होने वाला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, आइस सब्लाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर फेज। ठीक है, ये चीज बस आपको वाटर के केस में खासकर याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर 0.611 किलोवाट, इससे नीचे अगर आप वर्क कर रहे हो, मतलब इस प्रेशर से नीचे ये प्रेशर मेंटेन्ड है, कोई भी प्रेशर हो सकता है 0.5 0.4 कुछ भी, अगर इतना कम प्रेशर मेंटेन्ड है तो डायरेक्टली सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देन नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर बताओ, नाइन्थ क्वेश्चन। थर्मल इक्विलिब्रियम होगा क्या इस क्वेश्चन में जो गिवन है? थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्या? यस और नो? थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मेटल रॉड इज हीटेड एट वन एंड एंड कूल्ड एट अदर एंड एंड इंसुलेटेड एल्सवेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस रॉड? ठीक है, नहीं बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। अरे आप एक तरफ एक एंड पे वो हीटिंग है, दूसरे एंड पे कूलिंग चल रहा है, तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट हो सकता है? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर शुड बी सेम एवरीवेयर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए हर जगह। अब एक जगह हीटिंग है दूसरी जगह कूलिंग है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, हाँ पॉसिबल क्या हो सकता है, स्टडी स्टेट, कि हीटिंग जहां पे हो रहा है वहां पे आपका टेम्परेचर कुछ एक सर्टेन है, कूलिंग एक तरफ पे हो रहा है दूसरे एंड पे, तो स्टडी स्टेट पॉसिबल है। स्टडी स्टेट बोलने का मतलब कि जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो तभी पॉसिबल हो सकता है एक जगह एक एंड पे कंटिन्यूस हीटिंग है, दूसरे एंड पे कंटिन्यूस कूलिंग हो रहा है, तो वो चीज है टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट टेम्परेचर इन द रॉड इज नॉट सेम, तभी हम बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है पॉसिबल यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो क्या है, हुज वैल्यू फॉर द एंटायर सिस्टम। इंटेंसिव होगा एक्सटेंसिव होगा? इसका टोटल वॉल्यूम लेट सपोज क्या होगा, क्या लिखेंगे हम? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होगा आंसर, एक्सटेंसिव। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है, whose value of the entire system is equal to the sum of their values of individual parts। इंटेंसिव में आप क्या ऐड थोड़ा ना करते हो, लेट सपोज यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, तो पूरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर T1 प्लस T2 T3 तोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज है जितने भी आपके सिस्टम में पार्ट होंगे, उन पार्ट्स में जो वैल्यूज होगी उन सबका समीशन बेसिकली। ठीक है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम मैनिफेस्ट कब, मैनिफेस्टेशन कब होगा जब हम बात करते हैं क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम की?
है ना, मैटर इज नॉट अलाउड, है ना, मैटर इज नॉट अलाउड across matter is not allowed to cross the boundary but energy transfer occurs across the boundary. ठीक है, ये चीज सिंपल. नेक्स्ट, आइसोलेटेड स्टोर्ड इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मोप्लास्ट. वेल इंसुलेटेड बोला, इट मींस हम मान के चलेंगे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. वेल इंसुलेटेड बोल दिया ना, मतलब कोई हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बट हमें पता है ऐसा कुछ होता नहीं, बट मेंशन है क्वेश्चन में वेल इंसुलेटेड, इट मींस हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ठीक, ठीक है. बाकी कंट्रोल वॉल्यूम की अगर बात करें तो कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? डी, है ना, क्योंकि यहाँ मेंशन है स्पेसिफिकली कि वेयर मास, हीट एंड वर्क की तो हम बात की बात है होना हो, बट मास इंपॉर्टेंट चीज है कि मास का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का कंडीशन ही यही है कि मास इंटरेक्शन होना चाहिए, वो मस्ट है. एनर्जी का इंटरेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, बट मास का इंटरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, ये बेसिक पार्ट्स है जो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखना आइडियल गैस. ठीक है, आइडियल गैस. ठीक है, अगर हम आइडियल गैस की बात करें, अच्छा पहले तो एक चीज बताओ, आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस, दो चीज आपने नाम सुने होंगे. आइडियल गैस और परफेक्ट गैस में डिफरेंस क्या होता है? किसको आप परफेक्ट गैस बोलते हो, या एक ही चीज होता है, डिफरेंट है? आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस में डिफरेंस क्या है? कि एक ही चीज है, दोनों का एक ही मतलब होता है. आइडियल गैस रियल गैस ही है. अरे नहीं नहीं, गैस लॉ फॉलो करने वाली आइडियल. नहीं नहीं नहीं, अरे सुना होगा आपने बहुत बार, परफेक्ट गैस यूज कर रहे हैं, आइडियल गैस यूज कर रहे हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस और कुछ नहीं. हाँ करेक्ट करेक्ट. एक्चुअली होता क्या है ना, परफेक्ट गैस में हम क्या बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट्स जो होती है इसमें, स्पेसिफिक हीट मतलब सीपी सीवी. ठीक है, ये सब वैल्यूज क्या है, ये सब वैल्यूज आपका होता है कांस्टेंट. ठीक है, ये सब वैल्यूज कांस्टेंट होती है. और आइडियल गैस में क्या होता है, सीपी सीवी, ये सब होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, ये होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, जस्ट इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, सिर्फ इतना डिफरेंस है. सीपी सीवी बेसिकली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी हो गया आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं फॉर द परफेक्ट गैस, बट आइडियल गैस के केस हम क्या बोलते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है वो चीज. ठीक, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. ठीक है, अब चलो ये तो ठीक है, आपको इतना बेसिक पहले पता होना चाहिए. नेक्स्ट बाकी ये कि आइडियल गैस होता क्या है, क्या अजम्पशन है आइडियल गैस के, कैसे हम किसी गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, आइडियल गैस का मीनिंग क्या होता है, किस पर्टिकुलर गैस को आप आइडियल गैस बोल सकते हो, बताओ किसको आप आइडियल गैस बोलते हो? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है बेसिकली, या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो.
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यही है आपके पास कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, force of attraction or repulsion between the molecules is zero, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं नेग्लिजिबल है बेसिकली। कि अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है मतलब इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कोई भी इंटरेक्शन नहीं। एक सिंपल एक इंटरेक्शन ये पॉसिबल हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन हो रहा है उनका, जस्ट कोलिजन। अट्रैक्शन रिपल्शन वाला जो फिनोमेना है, जो नेचर है, वो नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट कोलिजन हो रहा है, इंटरेक्शन के नाम पे सिर्फ कोलिजन हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली पॉइंट मासेस, molecules are point masses, and third volume occupied by the molecules is negligible। हाँ डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डेफिनेटली होगा, बट अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं है, सिंपली जस्ट आपका कोलिजन हो रहा है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक। हाँ यस यस करेक्ट। हाँ परफेक्टली इलास्टिक बोलने का मतलब ही है कि नो एनर्जी लॉसेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली इंटरेक्शन विल बी only interaction between molecules is perfectly elastic collision, perfectly elastic collision। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नो एनर्जी लॉस, ठीक है। ये सारे बेसिकली पॉइंट्स हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने बेसिकली फिजिक्स में डिस्कस किया होगा, एक चैप्टर स्कूल लेवल में डिस्कस करते हैं, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स है सारे के सारे, ठीक है। आपको बस पॉइंट क्या ऑब्जर्व करना है कि एक तो बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं हो रहा है, इट मींस कि कोई इंटरेक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स का, सिंपली सिर्फ एक इंटरेक्शन है, वो भी कॉलिजन वाला, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बेसिकली पॉइंट मासेस हैं एंड उनका खुद का कोई जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है। अब ये दो पॉइंट्स है आपके पास, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट जिसकी हम बात करते हैं, जो आइडियल गैस है किसको फॉलो करता है, जो इक्वेशन ऑफ गैसेस हम जिसकी बात करते हैं वो है आपके पास PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। वेयर इज R बार जो है यहाँ पे, जो R बार है, वेयर R बार क्या आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R बार का वैल्यू 8.314 एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट, ठीक है। यूनिट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किलो जूल पर किलो मोल, ठीक है, केल्विन, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मोस्टली न्यूमेरिकल्स आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स में यूनिट की मिस्टेक के कारण होते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अगेन, यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपली किलो से अगर कैंसिल करते हो आप तो बचेगा यहाँ पे जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, बट जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किलो जूल पर किलो मोल केल्विन या फिर जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये चीज प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर है ना। बोलने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि एब्सोल्यूट है, बट जब क्वेश्चन में लिखा होता है गेज
और हम गेज प्रेशर ही लिखकर आते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद होना चाहिए कि एब्सोल्यूट प्रेशर की बात बोली जा रही है, और क्वेश्चन में हमेशा आपको गेज प्रेशर ही गिवन होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। वी तो आपको पता ही है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टेम्परेचर बट किस में, यूनिट क्या है, केल्विन, यस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आर बार का वैल्यू क्या है, ठीक है, यूनिट क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टेम्परेचर। अब देखो जब आप यूज करते हो ना, देखो अब यूनिट्स भी हम रखकर चेक कर लेते हैं। गलती कई बार वैल्यूज रखने में ही होगी आपकी हमेशा। देखो इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, ठीक है। आपने बोला आर बार का जो यूनिट है इट इज किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट है आपका केल्विन, ठीक है। एन का क्या यूनिट रखे यहाँ पे, एन का यूनिट आपने रखा लेट सपोज किलो मोल, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, किलो मोल से किलो मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो आपको रिजल्टिंग वैल्यू विल बी व्हाट, द किलो जूल ओनली। तो ऑब्वियस सी बात है जब राइट हैंड साइड में किलो जूल है तो लेफ्ट साइड में भी किलो जूल ही होना चाहिए। अब होता क्या है जनरली क्वेश्चन में अगर प्रेशर आपको डायरेक्टली पास्कल में दिया 100 पास्कल या सॉरी 150 पास्कल 200 पास्कल ऐसा कुछ, आपने पास्कल की वैल्यू रख दी और यहाँ पे आंसर आपका किलो जूल में राइट हैंड साइड वाला, तो ऑब्वियस सी बात है जो आप आंसर निकालोगे वो गलत ही आएगा वॉल्यूम का। लेट सपोज आपकी पूरी इक्वेशन में वॉल्यूम एक अननोन था, ठीक है, सारी वैल्यूज आपने रख दी, राइट साइड में आपका किलो जूल वाला टर्म बन रहा है बट आपने प्रेशर पास्कल में रखा है, तो आंसर आपका गलत ही आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको किलो जूल चाहिए तो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप प्रेशर किस में रखोगे, किलो पास्कल में, वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है मीटर क्यूब, जब इनको सॉल्व करोगे तो रिजल्टिंग वैल्यू बनेगा किलो जूल, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन आप वैल्यूज रख रहे हो उससे यूनिट बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज पुट करने में ही मिस्टेक है, क्योंकि इक्वेशन कुछ बड़ी अपने आप में चीज है नहीं, वो तो सबको याद है, बट वैल्यूज रखने में मिस्टेक होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, क्वेश्चन में होगा कई बार, ठीक है। बट आपको हमेशा जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो जिस भी इक्वेशन जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखा है तो एक बार यूनिट चेक कर लिया करो यार, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज आपने रखी उसके अकॉर्डिंगली यूनिट बैलेंस है कि नहीं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब देखो ये चीज है, तो किलो जूल पर किलो मोल केल्विन ये सब कैंसिल आउट हुआ, किलो जूल किलो जूल। अब जरूरी नहीं है, अच्छा दूसरी चीज कि हमेशा आपको ये नंबर ऑफ मोल्स आपको किलो मोल में नहीं दिए, लेट सपोज आपको मोल दे रखा है, ठीक है, हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स किलो मोल के टर्म्स में नहीं दिए। हाँ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको जो नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं वो सिंपली मोल के टर्म्स में देखिए इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपको यूनिट किस में रखना है, किलो मोल के टर्म्स में, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, तभी वो किलो मोल से किलो मोल कैंसिल आउट होगा। अब लेट सपोज आपने बोला नहीं मैं सिंपली ऐसा रख सकता हूँ, जूल बाय मोल केल्विन और ये केल्विन और ये मोल। अगर आप ऐसा रखते हो तो आपको ये चीज भी रियलाइज होगी कि यहाँ पे अगर आप रखते हो तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिट विल बी जूल। और यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा फिर, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पास्कल, और वॉल्यूम क्या है इसका यूनिट बेसिकली मीटर क्यूब, ठीक है। ये चीज तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी इट विल बी व्हाट, जूल, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जूल में सॉल्व कर रहे हो कि किलो जूल में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये चीज मोल आपने रखा तो सिंपली जूल बना, तो यहाँ पे भी जूल तभी बनेगा जब आप पास्कल रखोगे, किलो पास्कल रखा तो फिर वो किलो जूल बनेगा, ठीक है। क्योंकि पास्कल आप सॉल्व करते हो ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट विल बी मीटर क्यूब, सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा न्यूटन मीटर, वो क्या है बेसिकली जूल ही तो है ना। तो वो एक बेसिक सा चीज आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज तो फंडामेंटल इक्वेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो यही है, पीवी इक्वल टू एन आर बार टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर बार, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, वो भी केल्विन में रखना है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो मास को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो मास है बेसिकली इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दिस इज मास। अब अगेन यहाँ पे भी आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट्स क्या होंगी पॉसिबल। देखो जो मास है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट जो रख रहा हूँ इट इज लाइक दिस कि मास आपका लेट्स सपोज केजी में, ठीक है, इट शुड बी इन किलो मोल्स। ठीक है, और ये आपका होगा केजी पर किलो मोल, केजी पर किलो मोल और केजी पर किलो मोल। ठीक है, तभी रिजल्टिंग वैल्यू आपको यहाँ पे केजी और वहां पे भी केजी मिलेगा। ठीक है, बट अगर लेट सपोज किलो मोल्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात हो ग्राम पर मोल बनेगा और यहाँ पे भी जो मास मिलेगा आपको वो भी ग्राम पर मोल मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस केस में तो आपको वैल्यूज जो मिली है यहाँ पे भी केजी मिला है और यहाँ पे भी आपको केजी ही मिलेगा। ठीक है, बट लेट सपोज अगर हम ऐसा यूज करें, ठीक है, दिस इज ग्राम और ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। ये सिंपली मोल्स के टर्म्स में होगा, नॉट किलो मोल्स, और ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, ये चीज तो आप देखोगे फाइनली जो वैल्यू मिली आपको यहाँ पे मिला ग्राम और यहाँ पे भी आपको मिला ग्राम के टर्म्स में। ठीक है, तो इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। जो भी पर्टिकुलर गैस होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा ये चीजों। ठीक है, अच्छा आप हीट एंड वर्क निकालो चाहे कोई से भी निकालो। ठीक है, हीट एंड वर्क वाला फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, आगे एंट्रोपी वाले में एक्सर्जी में, हाँ बहुत जगह आपका यूसेज है जहां भी आपका गैस बेसिकली यूज हो रहा है वहां पे ये सब चीजें यूज होंगी। ठीक है, एंड कुछ स्पेसिफिक आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर हम बात करें फॉर एयर, फॉर एयर आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे देखो एयर से पहले हम यहाँ पे एक चीज लिख लेते हैं, हमने दूसरा इक्वेशन नहीं लिखा दूसरा फॉर्मेट में। ठीक है, ये चीज तो हमने लिख लिया था पीवी इज इक्वल टू एन आर बार टी, है ना, इस तरीके से। अब अगर लेट सपोज जो एन है, एन को अगर मैं रिप्लेस करूं एम बाय मॉलिक्यूलर वेट, एम बाय मॉलिक्यूलर वेट से रिप्लेस करूं, ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और ये हो जाएगा आर बार इंटू टी। तो आप एक चीज देखोगे ये जो टर्म बन रहा है बेसिकली दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, या स्पेसिफिकली हम बोले गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो चीज है आपका ये क्या है, पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। ठीक है, ठीक है, ये चीज पी इज इक्वल टू एम आर टी, वेर जो आपका आर है, आर इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट,
ठीक है, where R is characteristic gas constant and it totally depends on the type of gas because molecular weight will be different for every different gases. ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. स्क्रीन ब्लर हो रहा है गौरव. अच्छा ठीक है, वो मे भी शायद नेट का इश्यू हो सकता है. ठीक है, यहाँ तक तो सबने लिख लिया ना. ठीक है, देखो पीवीजिकल टू एमआरटी आप यूज करो या पीवीजिकल टू एन आर बार टी यूज करो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, आपको डिपेंड, वो चीज इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस क्या है ना. आपको इन टर्म्स ऑफ मोल क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन गिवन है या मास के टर्म्स में चीजें गिवन है. ठीक है, ये चीज आपको बस चेक करना है. आप यूज कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, चाहे आप इस इक्वेशन को यूज करो चाहे इसको यूज करो, एक ही चीज है. बट कई बार क्वेश्चन में मास गिवन होता है सिस्टम का, कई बार नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं. ठीक है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है. बस डिफरेंस क्या है, वहां पे आर है, यहाँ पे आर बार है. ठीक है, और इस आर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, बेसिकली दिस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, ये चीज, ये भी अपना अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, R bar is your universal gas constant and R is simply characteristic gas constant. ठीक है, तो R और R bar में डिफरेंस पता होना चाहिए. R bar बेसिकली यूनिवर्सल है, गैस कांस्टेंट मतलब हर गैस के लिए सेम वैल्यू है. ठीक है, P is equal to MRT, P is equal to N bar T. ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें इसको यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे फॉर द एयर. ठीक है, और एयर आपको कुछ सर्टेन वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए. ठीक है, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तो कुछ सर्टेन वैल्यूज आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आर का वैल्यू क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का फॉर एयर. देखो फॉर्मूला क्या है, आर बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट फॉर द एयर इज जस्ट 29. ठीक है, 8.314 डिवाइडेड बाय 29. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो हम कंसीडर करते हैं फॉर एयर, इट इज 29. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, हाँ 0.287 ना, अराउंड 0.287 वैल्यू आएगी आपके पास. ठीक है, एंड यूनिट विल बी व्हाट, किलोजूल पर केजी केल्विन. यस करेक्ट. ठीक है, डिफरेंस है दोनों यूनिट में. आर बार की यूनिट में किलोजूल पर किलो मोल केल्विन था, यहाँ पे किलोजूल पर केजी केल्विन है. ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेटली 0.287 हम वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, ये वैल्यूज आपको हमेशा याद होनी चाहिए. ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी याद होना चाहिए और ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए. ठीक है, एंड इसी के बाद कुछ जैसे वैल्यूज होती है हमारी सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ये क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बाकी सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में, हीट एंड वर्क वाले में. बट आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोला गया. एंड वैसे ही सिमिलर एक वैल्यू है सीवी, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, सीपी का वैल्यू है आपके पास 1.005. ठीक है, एंड सीबी का वैल्यू है आपके पास 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन. ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. आपको इसका यूज आपको देखने को मिलेगा इन आरएसी आल्सो, पावर प्लांट, आईसी इंजन. ठीक है, थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स आपको यूज करना ही करना है. बाकी एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट है वहां भी आपको यूज करना है. ठीक है,
तो ये एक वैल्यूज हो गया। एंड एक और रिलेशन है हमारे पास, जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ना, इसका रिलेशन होता है सीपी सीबी के साथ, आर इक्वल्स टू सीपी माइनस सीबी। ठीक है, ये रिलेशन भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है गामा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम बोलते हैं सीपी बाय सीवी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा नाम से रिप्रेजेंट करते हैं सर। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहां तक आपको ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए। अच्छा हाँ, गामा की वैल्यू अगर आप निकालोगे इट विल बी अराउंड 1.4, गामा फॉर एयर इट विल बी 1.4। ठीक है, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको वैल्यूज क्या याद होनी चाहिए, एक तो गामा 1.4 हो गया, सीपीसीबी का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया 0.287 एंड मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू हो गया 29। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डायरेक्टली इसका यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज तो खैर हमारी एयर के लिए हो गया। बट अब एक चीज देखो, जब आइडियल गैस के हमने जो पॉइंट्स लिखे थे, बेसिकली जो हमने पॉइंट्स लिखे स्टार्टिंग में कि कोई भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, जो एक पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकता है वो है कॉलिजन, वो भी परफेक्टली इलास्टिक। एंड हमने क्या बोला, वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो एकदम नेग्लिजिबल है। ठीक है, मतलब एक आप बोल सकते हो जीरो, एक तरीके से पॉइंट हम मास बोल रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। अब रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिसमें ऐसा बिहेवियर देखा जा सकता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिसमें ऐसा नेचर आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको जो हमने पॉइंट्स लिखे थे ना आइडियल गैस के, उसके बेसिस में आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जो पॉइंट्स हमने लिखा उसी के बेसिस पे आप इजिली बता सकते हो। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कंडीशंस in which real gases in which real gases conditions in which real gases behave as ideal gas। ठीक है, करेक्ट। ये चीज आपको बताना क्या कंडीशंस ऐसी हो सकती है जिसपे आप बोल सकते हो कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। बताओ क्या पॉसिबल ऐसी कंडीशंस हो सकती है। जस्ट आप पॉइंट देखो जो हमने लिखे है स्टार्टिंग में, आइडियल गैस का जो हमने लिखा है स्टार्टिंग में पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट के बेसिस में आप बता सकते हो क्या कंडीशन हो सकती है। कब ऐसा होगा कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और कब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, ये सब चीजें। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, करेक्ट करेक्ट। बट हाई टेम्परेचर पे ऐसा हो क्या रहा है कि आप बोल रहे हो कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। हाई टेम्परेचर पे ऐसा होगा क्या लेकिन, और ऐसा क्या होने वाला है लो प्रेशर वाली कंडीशन में कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। हाँ नहीं, इलास्टिक कॉलिजन है ऑब्वियसली। अच्छा एक चीज बताओ, जब कोई गैस है उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर का वैसे अगर मैं बात करूं बेसिकली मीनिंग क्या होता है, टेम्परेचर आप कैसे डिफाइन करते हो, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होता क्या है पहले के बीच में डिस्टेंस। देखो एट हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, उनका वेलोसिटी विल बी वेरी मच हाई, बिकॉज
टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या है, आप उसको ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर हाई मतलब उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स के पास। तो जब भी वो किसी के साथ कोलिजन करेंगे तो वो एकदम क्विकली कोलिजन होगा। देखो पहली बात जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था ना कि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। अट्रैक्शन रिपल्शन ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करे, कुछ टाइम इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे। बट जब आप बोलो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो चुका है, टेम्परेचर ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, इट मींस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वो क्विकली कोलिजन होगा सबके साथ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होने वाला है उसमें बहुत कम टाइम इन्वॉल्व होगा। अब जब कम टाइम इन्वॉल्व होगा इट मींस व्हाट कि वो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। किसी मॉलिक्यूल्स का आपस में बीच में इंटरेक्शन जब होगा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब इंटरेक्शन में बेसिकली टाइम इन्वॉल्वमेंट एक फैक्टर है। अब जब आप बोल रहे हो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, टेम्परेचर बेसिकली अगर हम बात करें, टेम्परेचर बोलने का मतलब होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना वेलोसिटी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना हाई वेलोसिटी होगा मॉलिक्यूल्स का। अब मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी हाई इट मींस मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट स्पीड में, बहुत फास्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो वो कोलिजन करेंगे, कोलिजन होगा, बट वहां पे टाइम इन्वॉल्वमेंट वाला जो फैक्टर है ना वो बहुत कम है। और जब टाइम इन्वॉल्वमेंट वाला फैक्टर बहुत कम है इट मींस कि वहां पे इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इंटरेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है तो ना ही अट्रैक्शन ना रिपल्शन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम टेम्परेचर हाई की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्यों हाई टेम्परेचर बोला, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर हाई बोलने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी मच हाई। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कोलिजन जो होगा ना वहां पे वो एकदम क्विकली होगा। अब कोलिजन क्विकली इट मींस इंटरेक्शन का जो टाइम होता है, तो इंटरेक्शन में टाइम जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है। जब टाइम इन्वॉल्वमेंट कम है तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा, इंटरेक्शन होगा नहीं तो अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ होगा नहीं फिर, ठीक है। ये चीज हाई टेम्परेचर। दूसरा आपने बोला लो प्रेशर। लो प्रेशर बिल्कुल करेक्ट है, बट लो प्रेशर से होगा क्या वो चीज हमें देखनी है। देखो कोई गैस है आपके पास, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज नेग्लिजिबल और जीरो, वो तो हाई टेम्परेचर से समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा हाई टेम्परेचर के केस में। बट अगर मैं बात करूं लो प्रेशर के केस में, लो प्रेशर के केस में क्या होगा, कोई सर्टेन गैस आपने किसी एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में रखा है लेट्स सपोज, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इसमें गैस फिल अप है कुछ, ठीक है। इसमें कुछ गैस फिल अप है। अब प्रेशर लो होने का मतलब क्या होगा, प्रेशर लो होने का मतलब क्या होगा, आपका विद इन द सिस्टम प्रेशर लो होने का मतलब वॉल्यूम विल बी वेरी मच हाई। जो प्रेशर और वॉल्यूम का फॉर अ गिवन टेम्परेचर, अच्छा ये जो हम बात कर रहे हैं लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा, ये कब पॉसिबल है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो लेट सपोज इनिशियली क्या है ना, ये ऐसा कुछ था, ये सिस्टम जो है इनिशियली पहले ऐसा था, ठीक है। लेट सपोज ऐसा कुछ है। अब आपने प्रेशर डिक्रीज किया, मतलब प्रेशर कम किया है, तो ऑब्वियसली बात है पिस्टन मूव करा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ होगा। लेट सपोज ऐसा कुछ, तो अगर लेट सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे P2 प्रेशर है, वॉल्यूम V2 है, तो मैं यहाँ पे क्लियरली एक बात बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर P1 है इट इज ग्रेटर देन P2 एंड वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन V1। अच्छा V1 V2 बेसिकली टोटल सिस्टम का वॉल्यूम है, ठीक है। ये बात समझना, हम बोल के किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो प्रेशर वॉल्यूम ये तो सिस्टम की बात हो रही है ना, सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है कितना वॉल्यूम है। बट जो हमने पॉइंट लिखा था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नॉट द सिस्टम वॉल्यूम, ये बात समझना। हमने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा वो नेग्लिजिबल है, बट ये पॉसिबल तब है जब आपका सिस्टम का वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा हो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल तब है जब आपका प्रेशर बहुत कम हो,
प्रेशर बहुत कम हो। तो प्रेशर कम है, लेट सपोज ये केस हमने कंसीडर करा कि प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे P2 प्रेशर इज वेरी मच लेस, बहुत कम है, तो उस केस में वॉल्यूम विल बी वेरी मच हाई, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो वॉल्यूम है बेसिकली इट इज द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, ये तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बेसिकली हमें पता चल रहा है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक साथ रख दोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम कितना होगा मॉलिक्यूल्स का। अब देखो नंबर ऑफ गैसेस, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम जो है वो तो फिक्स है, क्योंकि कुछ तो एंट्री एग्जिट हो नहीं रहा है, मतलब मास का इनलेट आउटलेट कुछ तो है नहीं, तो जितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही रहेंगे, चाहे मैं हीट दूं, कम करूं, ज्यादा करूं, कुछ भी करूं, कुछ भी आप करो क्लोज सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम, चाहे आप कुछ भी करो। तो और प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो सिस्टम का वॉल्यूम और बढ़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम और बढ़ेगा। कहने का मतलब है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स होगा वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल हो जाएगा। कब, जब आपका लो प्रेशर हो, जब आपका क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, लो प्रेशर का फायदा क्या है। हाँ सुनो, देखो लो प्रेशर का मतलब क्या है, लो प्रेशर की हम बात इसलिए कर रहे हैं, लो प्रेशर होगा तभी तो आपका सिस्टम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। अच्छा चलो एक चीज देखो, एक सिस्टम हमने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, सेम सिस्टम है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, सब कुछ सेम है, और ये पर्टिकुलर केस है आपके पिस्टन का। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंडीशन है पिस्टन की, और यहाँ पे गैसेस है। क्या मैं इस पर्टिकुलर केस में, देखो ये लेट सपोज इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस इज केस 1, केस 2, ठीक है, और ये केस 3, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, केस ए बी एंड लेट सपोज दिस इज केस सी। अब ये केस ए जो है, क्या केस ए में हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, केस ए के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, मैं सिस्टम के वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी यहाँ पे, सिस्टम का वॉल्यूम तो खैर ये होगा जो भी है इतना, ये आपका सिस्टम का वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट, नहीं होगा यार, देखो आप एक चीज बताओ, आपने बोला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, क्या मैं पिस्टन को ऐसा इस कंडीशन पे ला सकता हूँ क्या, क्या कभी भी कोई गैस प्रेजेंट है तो क्या आप पिस्टन को बिल्कुल यहाँ बॉटम पोजीशन पे ला सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इट मींस क्या कुछ तो वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, कुछ तो वॉल्यूम है। जब ये चीज पॉसिबल नहीं है तो यहां से ये बात कंफर्म होती है कि भाई कुछ तो वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। ठीक है, बट जब आप नेग्लिजिबल की बात कर रहे हो तो नेग्लिजिबल हम कब बोलेंगे, नेग्लिजिबल हम तब बोलेंगे जब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज वेरी मच हाई, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हम कंपैरिजन देखो, जब भी आप वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स का आप नेग्लिजिबल बोल रहे हो, आप किसी को कम बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सिस्टम वॉल्यूम के साथ। हम जो बार बार बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, हम यही तो बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, इट्स नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल आप बोल रहे हो तो किसी के रिस्पेक्ट में तो नेग्लिजिबल बोल रहे हो ना, तो नेग्लिजिबल बोलने का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जब ये चीज पॉसिबल नहीं है इट मींस कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपका मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करते हैं। नेग्लिजिबल आप ये जीरो नहीं बोल सकते हो, हाँ नेग्लिजिबल बोल सकते हो, बट कंडीशन क्या है उसकी, उसकी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ये केस हो कुछ। ठीक है, तीनों केस में सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, तीनों केस में सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है,
ठीक है, एक केस आपका ये था जिसमें हमने बहुत ही हाई प्रेशर बनाकर रखा है, ऑब्वियसली वाला पिस्टन यहाँ पे होगा तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूल्स बहुत एकदम क्लोज आ चुके हैं, ठीक है, क्लोज आ चुके हैं, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुका है। तो मैं इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं बोल सकता कि वॉल्यूम्स जो है मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का वो कम होगा एज कम्पेयर टू सिस्टम वॉल्यूम, क्योंकि सिस्टम वॉल्यूम तो खुद ही कम है यहाँ पे। हाँ, बट इस केस में मैं जरूर बोल सकता हूँ, ये जो केस नंबर सी है, इस केस में बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिस्टम बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ये चीज हम बोल सकते हैं। बट हाँ, ये तो आप कभी बोल ही नहीं सकते हो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप ये चीज बोल रहे हो देन आप इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, जो कि क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और ये आपको पता है ये रियलिटी है ही नहीं। जो नीचे वाला स्टेट है वहां तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल ये बॉटम वाली लाइन तक पहुंच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कंडीशन यहीं से आई है वो सारी, जो हमने पॉइंट स्टार्टिंग में हमने बोले थे कि आइडियल गैस में ये पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज नेग्लिजिबल और जीरो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल और जीरो, ये चीज हमने बोला। अब ऐसा फिनोमिना, इससे मिलता जुलता फिनोमिना कब पॉसिबल हो सकता है, किस पर्टिकुलर कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, वो चीज हमें देखनी है। क्यों हम देखना चाह रहे हैं? बिकॉज हम आइडियल गैस रिलेशन को तभी अप्लाई करेंगे जब ये चीज फॉलो हो रही होगी, जब ये पर्टिकुलर चीजें फॉलो हो रही होंगी हम तभी ये सब चीजें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर क्यों बोला, लो प्रेशर क्यों बोला? अच्छा, एक और आपने कंडीशन पढ़ी होगी, कहीं जगह लिखा होता हाई डेंसिटी, ठीक है, सॉरी लो डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है ये जो लो प्रेशर वाले का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर विल बी लो, इट मींस कि वॉल्यूम विल बी हाई, ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो मैं डेंसिटी क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो चुका है, इट मींस कि डेंसिटी कहीं ना कहीं कम होगा। तो कहीं जगह एक पॉइंट ये भी लिखा होगा लो डेंसिटी, तो वो बेसिकली इसी में ही इंक्लूडेड है, ठीक है, चाहो आप इसे थर्ड पॉइंट भी लिख सकते हो लो डेंसिटी वाला, ठीक है, वो सेकंड पॉइंट में इंक्लूडेड है बेसिकली, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जनरली वैसे हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस रिलेशन ही यूज करने वाले हैं, ठीक है, बट कंडीशंस पता होने चाहिए कब वो बेसिकली सुटेबल है उनको यूज करना, किस पर्टिकुलर केसेस में कंडीशंस में हम उनको यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि आपको जब कंडीशन पता है आइडियल गैस कब आप बोल रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको कंडीशंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कब वो पॉसिबल हो सकता है, अट्रैक्शन रिपल्शन जीरो या नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज जीरो और नेग्लिजिबल, ये कब हो सकता है वो आपको सीधा पता चल रहा है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आइडियल गैस रिलेशन वाला पार्ट, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ठीक है। अब ये तो चलो बेसिक हुआ, इसके बाद एक और बेसिक पार्ट है सर्टेन गैस लॉज, कुछ गैस लॉज हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। ऐसा लिख लेते हैं हेडिंग गैस लॉज, बोर्ड से काफी हीट निकल रहा है एक्चुअली, देखते हैं उसके बाद, ठीक है, चलो गैस लॉज में अगेन बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लॉज आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, ठीक है, क्या होता है बॉयल्स लॉ, फटाफट बताओ, ठीक है, ये स्कूल से ही डिस्कस होते हुए आ रहा है, ठीक है, बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? पीवी कांस्टेंट, ठीक है, और भी कुछ कंडीशन होती है, और भी कुछ कंडीशन इसके अलावा?
इसके अलावा कुछ और कोई ऐड करना चाहेगा? पीवी कांस्टेंट करेक्ट, ठीक है, एट टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके अलावा क्या होगा? यस, गैस हम आइडियल ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, रियल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो बॉयल्स लॉ, जितने भी गैस लॉज हैं, ये कब वैलिड है? फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या लिखनी है हमें कि फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है। मतलब गिवन मास ऑफ अ गैस मतलब आपका मास इज कांस्टेंट, ये चीज, मास वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोई ऐसी प्रोसेस हो जिसमें मास चेंज हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मास कांस्टेंट होना चाहिए फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस इफ temperature is constant. If temperature is constant, then absolute pressure is inversely proportional to, absolute pressure is inversely proportional to volume, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक। तो सबसे पहली बात हमने बोला फॉर अ गिवन मास, मतलब मास शुड बी कांस्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बोला टेम्परेचर इज कांस्टेंट, रिलेशन क्या है आपके पास? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। अब आप देखोगे एम टी कॉन्स्टेंट बोला गया है, कहने का मतलब ये जो राइट साइड वाला पार्ट है यही पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप एक गिवन गैस की बात भी करोगे, कोई पर्टिकुलर गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा तो भी उसके लिए एक आर का वैल्यू होगा कुछ, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो राइट साइड पार्ट कांस्टेंट, इट मींस कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। और इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स सपोज एक स्टेट 1 है और एक स्टेट 2 है, तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करो, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, बात देखिए, ठीक है। तो बात यह आ जाती है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज, क्योंकि क्या होगा ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिलेंडर है, उसमें होल है और गैस रिमूव हो रही है, तब क्या आप आइडियल गैस रिलेशन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, ठीक है। हाँ, ऐसा है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ मास रिमूव हो गया, पहले कोई कंडीशन थी, फिर मास रिमूव हुआ, अब कुछ और कंडीशन है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। बट जब मास चेंज हो रहा होगा तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। जब भी मास चेंज हो रहा है किसी सिस्टम में, आप तब कभी भी इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट या कंडीशन आप तब लगा सकते हो, जब मास एक्चुअली में चेंज हो रहा है तब नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉयल्स लॉ। सिंपली प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलना सही नहीं है, आपको ये चीज याद होना चाहिए कि हमने बोला फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास, ये चीज इंपॉर्टेंट, गिवन मास ऑफ अ गैस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये दो कंडीशंस है बेसिकली, किसकी? बॉयल्स लॉ की कंडीशन से, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जस्ट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलना सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? सेकंड इज चार्ल्स लॉ।
देखो चार्ल्स लॉ बेसिकली है, अगेन डेफिनेशन उसी तरीके से सब लिखेंगे कि फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, इफ क्या चीज कांस्टेंट होगी, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट then temperature is directly proportional to volume। बेसिकली कंडीशन ये है आपके पास यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल की मास कांस्टेंट एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, इसको अप्लाई करना है बस कंडीशन को। आपके पास रिलेशन ऑलरेडी है, पी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आपके पास वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, टेम्परेचर टी इधर हमने शिफ्ट कर दिया, बाकी बचा एम आर बाई पी। सो दिस राइट हैंड साइड टर्म इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, V by T इज कांस्टेंट, V by T इज कांस्टेंट। V by T इज कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वी कैन राइट कि भाई T1 by V1 इक्वल्स टू T2 by V2। ठीक है, तो ये सब हम पार्ट्स लिख सकते हैं फॉर द चार्ल्स लॉ। ठीक है, V by T इज कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड T1 by V1 इक्वल्स टू T2 by V2। ठीक है, चाहे V1 by V2, V1 by T1 लिखो, चाहे V2 by T2, किसी फॉर्म में लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, जैसा भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, बट रेशियो इज कांस्टेंट। रेशियो क्या कांस्टेंट है, V by T का रेशियो कांस्टेंट है। ठीक, तो ये सब पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। थर्ड थर्ड की अगर हम बात करें इसके बाद, नेक्स्ट थर्ड है आपका इसमें गे-लुसाक लॉ। क्या होता है इसमें, गे-लुसाक लॉ में क्या होता है, एक इकलौता तीन ही वेरिएबल। आप देखो ना, आइडियल इक्वेशन में प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ही तो है। टेम्परेचर आपका बॉयल्स लॉ में हो गया, फिर देन आपका क्या हो गया, प्रेशर उसमें चार्ल्स लॉ में हो गया, लास्ट बचा इसमें क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वही चीज फॉर गिवन मास ऑफ गैस। if volume is constant for a given mass of gas, if volume is constant, then pressure is directly proportional to pressure. Oh, sorry, pressure is directly proportional to temperature. Directly proportional. ठीक है, mass constant and what, volume is constant. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे P is equal to MRT, ठीक है, तो क्या बोला गया, वॉल्यूम कांस्टेंट ना, तो प्रेशर, ठीक है, या P by T यहाँ पे रेशियो बनेगा, और ये हो जाएगा MR by V, which is another constant। ठीक है, ये चीज आपका बेसिकली कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो
कि P by T का रेशियो आपको क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, P1 by T1 लिखना चाहो, P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लास्ट में गैलोसिक्स लॉ। ठीक है, ये तीनों लॉ आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लास्ट इसमें एक और चीज है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो लास्ट इसमें एक और चीज है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये चीज इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलने का मतलब ये है कि देखो आपके पास ये है पीवी टू एम आर टी, पीवी टू एम आर टी। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखोगे तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में क्या बच रहा है, m इंटू आर विच इज अ कांस्टेंट। ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट फॉर एनी गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस। आप किसी भी एक पर्टिकुलर गैस की बात करो तो उसके लिए उसका एक मास कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, सो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। आप हमेशा देखोगे ये चीज क्या आपके पास निकल के आई यहाँ से, पीवी बाई टी का रेशियो इट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे वहां पे आपको बहुत यूज इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, लेट्स सपोज स्टेट 1 के लिए मैंने लिखा P1 by T1, P1 into V1 डिवाइडेड बाय T1, और दूसरी स्टेट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ P2 into V2 डिवाइडेड बाय T2। उन दोनों के बीच में क्या प्रोसेस हो रही है मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक स्टेट पॉइंट्स पे वैल्यू ये अप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, प्रोसेस कुछ भी हो, ठीक है, प्रोसेस कुछ भी हो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है पीवी टू एम आर टी, ये रिलेशन आया क्या से, पीवी टू एम आर टी है ना। तो लेट सपोज आपका कोई सिस्टम है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास कोई सिस्टम है, वो सिस्टम स्टेट 1 कंडीशन में, स्टेट 1 कंडीशन में तुम आइडियली ऐसे इक्वेशन लगा सकता हूँ, P1 V1 इक्वल्स टू एम आर T1, इस तरीके से इक्वेशन लगा सकता हूँ इस स्टेट 1 कंडीशन में। सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई वही सिस्टम मेरा स्टेट 2 कंडीशन में आ गया, तो स्टेट 2 चेंज हो चुकी है, सेम सिस्टम है आपका, बस कंडीशन बदल गई, मतलब स्टेट बदल गई, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर इक्वेशन क्या लिखूंगा, P2 V2 इज इक्वल टू एम आर T2। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, P1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, सेम चीज मिलेगी जो हमने ऑलरेडी अभी इससे पहले इक्वेशन जो लिखी। तो ये यहाँ से कैसे इस स्टेट में पहुंचा, स्टेट 1 से स्टेट 2, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्टली ये रिलेशन अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये इक्वेशन लगा रहा हूँ एंड स्टेट 2 के लिए करस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, दोनों को डिवाइड करूंगा डायरेक्टली मैं रिलेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। ठीक है, इसको नोट करो, देन कुछ न्यूमेरिकल्स लिखते हैं। क्वासी स्टैटिक होता कुछ नहीं है, हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि हमारी प्रोसेस क्वासी स्टैटिकली वेरी प्रोसेस कर रही है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रियलिटी में है नहीं, ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस कौन सी होती है, ठीक है, नहीं है वो पॉसिबल, बट हमारा जो एनालिसिस है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन अ क्वासी स्टैटिक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट के बेसिस पे ही मैं आगे थर्मोडायनामिकली एनालिसिस कर पाता हूँ।
है कि नहीं वो बात छोड़ दो, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली बात है, अगर आप नेचर में बात करोगे क्वासी स्टैटिक नेचर कहाँ है? अब कहीं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और कहीं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, 100 से 10 के बीच में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कितना स्लो होगा? फॉर एग्जाम्पल कहीं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कहीं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कितना स्लो होगा वो हीट ट्रांसफर? मतलब कितने घंटे लगेंगे 100 से 10, 100 को चेंज होने में और 10 को इंक्रीज होने में? ऑब्वियसली बात है बहुत इमीडिएटली हो जाएगा वो। तो बट हमारा एनालिसिस ही ऐसा है, हम क्वासी स्टैटिक तरीके से एनालिसिस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, बट ये क्वासी स्टैटिक कब पॉसिबल हो सकता है? कब? जब आपका डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है, मतलब या फिर टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तब हो सकता है पॉसिबल। बट एनालिसिस उसी पे डिपेंडेंट है हमारा सारा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
सॉल्व सॉल्व तो करो। एब्सोल्यूट लेते हैं, बात सही है। आंसर निकालो फर्स्ट, कितना आंसर आएगा? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस भी करी थी मैंने, ये कि जो इस क्वेश्चन में कंडीशंस दे रही है, ये चीज जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है वो। ठीक है, मे भी शायद लैंग्वेज देखकर लग सकता है कि कुछ अलग ही चीज पूछ ली है, बट बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, वेसल है, वेसल की कुछ कंडीशंस दे रखी है, वेसल में कुछ आपका गैस प्रेजेंट है, उसकी कुछ कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, फिर एक पंप आपने कनेक्ट करा, पंप कनेक्ट करा, पंप कनेक्ट करने से हुआ क्या? इवैक्यूएटिंग पंप था, उसने कुछ रिमूव करा हाइड्रोजन। अब जब तक रिमूव करा उसके बाद की उसने कंडीशंस दे रखी है, सिंपल। अब पूछा कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला होगा सिस्टम में, इनिशियली कितना है, अब बाद में कितना है, ये निकाल लो, दोनों का डिफरेंस हो गया आपका। ट्वेंटी 21.14 ग्राम। नहीं, चेक करो कैलकुलेशन, शायद कहीं मिस्टेक है। सिंपल है क्वेश्चन, एक बार सॉल्व तो करो। देखो, एक कंडीशन दिया ना वेसल का, वेसल में आपको एक गैस प्रेजेंट है, कुछ उसका प्रेशर टेम्परेचर दे रखा है, फिर बोला कि एक पंप कनेक्ट करा, और पंप कनेक्ट करने से बेसिकली वो इवैक्यूएटिंग पंप था, तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमूव कर दिया वहां से। एंड आफ्टर वो जो प्रोसेस, आफ्टर द इवैक्यूएटिंग प्रोसेस एंड्स, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी सिस्टम की, वो कंडीशंस मेंशन है। तो इनिशियल कंडीशन का करस्पॉन्डिंग मास निकाल लो, सेकंड कंडीशन जो दी है उसके करस्पॉन्डिंग मास निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ही तो बेसिकली अमाउंट ऑफ गैस व्हिच इज पम्प्ड आउट, वो निकल के आ जाएगा। सिंपल तो है। जो भी आंसर आ रहा है, देखो आप लोगों का जो भी आंसर आ रहा है प्लीज उसको टाइप करो। ठीक है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल जब तक आप अपने एंड से सॉल्व नहीं करोगे ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये हैबिट नहीं बनाओगे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करने की, वो बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, कुछ सर्टेन टाइम बाद आपके क्वेश्चन सही भी होंगे, बट आपको खुद से पहला अटेम्प्ट आपका खुद का होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन, आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, इट मींस आपने कुछ दिमाग ही नहीं चलाया ना बेसिकली, आपने कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ एनालिसिस किया ही नहीं अपने माइंड में। आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया, स्टेप्स देखकर कोई भी बोल सकता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, वो तो बहुत इजी तरीका है। ठीक है, 18.22 ग्राम, कितना आंसर आ रहा है? क्वेश्चन एक चीज पहले बताओ, क्वेश्चन तो क्लियर होगा ना कि कैसे सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशंस दी है, उसके करस्पॉन्डिंग मास निकालो फ्रॉम द आइडियल गैस रिलेशन ना, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी।
प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन। अच्छा, क्या वॉल्यूम चेंज होगा प्रोसेस में? क्या वॉल्यूम चेंज होगा? यस और नो? नहीं चेंज होगा। अरे जो वेसल है, वेसल का वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकता है? वेसल का वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगा। अब उसमें कोई एक वेसल है 3 मीटर क्यूब, उसमें मैं 2 केजी का गैस रखूं चाहे 5 केजी का गैस रखूं, आ सकता है, पॉसिबल है। अमाउंट, जो वेसल का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखो। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में आप देखोगे वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये चीज याद रखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इनिशियली आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, प्रेशर टेम्परेचर दे तो रखा है, क्या दिक्कत है? मास निकालो, इनिशियल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मास निकालो ना पहले। इनिशियल जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग मास निकालो। P1 V1 इक्वल्स टू MRT1, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे P1 क्या रखेंगे हम? P1 का वैल्यू क्या होगा, फटाफट बताओ। P1 का वैल्यू क्या होगा? तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहा था एब्सोल्यूट? हाँ तो गॉज प्रेशर से तो कोई मतलब ही नहीं। देखो, दो रेफरेंस होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक होता है, एक पी एब्सोल्यूट होता है। आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर रहे हो, तो अगर आपसे एटमॉस्फेरिक बोला गया तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लगोगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे हो चाहे इसके बराबर हो चाहे इससे नीचे हो, कहीं भी हो सकता है एब्सोल्यूट, तो वो तो रेफरेंस है बेसिकली, ठीक है। देखो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया मैं? 3 दिया ना, ठीक है। मास हमें निकालना है, m1 रख लेते हैं। r का वैल्यू क्या होगा? हाँ, 8.314 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि r इज व्हाट, r बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और क्या है, 27 प्लस 273 ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दे रखा है वो, कितना हो जाएगा? 300, 0.165, ठीक है, 0.165 आ रहा है। m1 मास कितना आ रहा है केजी के टर्म्स में, कितना आ रहा है? m1 का वैल्यू एक बार टाइप करके बताओ कितना आ रहा है? 0.243 केजी, ठीक है। अप टू 4 डेसिमल तक आंसर निकाला करो, ठीक है। 0.243 केजी। नेक्स्ट इसके बाद आप निकालोगे जो फाइनली कंडीशन है हमारी, उसके करस्पॉन्डिंग मास, ठीक है। अगेन इक्वेशन क्या लगाएंगे हम भाई? P1 V1 P2 V2 MRT2। प्रेशर क्या है यहाँ पे? प्रेशर क्या गिवन है? पहली बात तो ये 70 सेंटीमीटर मर्करी वैक्यूम, और प्रेशर हम क्या रखते हैं यहाँ पे? एब्सोल्यूट ना, तो ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 760 mm इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, माइनस किया तो 70, कितना है एब्सोल्यूट प्रेशर? 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, ये चीज। तो अब अगर मुझे यहां रखना है तो 6 सेंटीमीटर बोलने का मतलब है रो जी एच। फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रेशर का? रो जी एच, ठीक है। रो विल बी व्हाट, 13.6 इंटू 9.81
इंटू एच इन टर्म्स ऑफ मीटर, 6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसमें मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं प्रेशर को किलो पास्कल के टर्म्स में रख रहा हूँ, ये चीज याद रखना। प्रेशर को मैं किलो पास्कल के टर्म्स में रख रहा हूँ, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वरना अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता तो प्रेशर किसमें आएगा, पास्कल के टर्म्स में। ठीक है, ये चीज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 3, मास m2, r वही बेसिकली 8.314 डिवाइडेड बाय 2 इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं, सेम मान लेंगे। देखो इसमें टेम्परेचर नहीं दिया ना मैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे सेम मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस हमें नहीं पता कि क्या प्रोसेस के थ्रू वो मास रिमूव हुआ है। ठीक है, हमें वो चीज नहीं पता, तो हम सेम टेम्परेचर ही यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं। इट विल बी सेम, ये हो जाएगा 300 बेसिकली। ठीक है, तो m2 विल बी व्हाट, यहाँ से कैलकुलेशन जो भी करोगे, डिफरेंस जो आएगा मास पम्प्ड आउट, मास ऑफ हाइड्रोजन पम्प्ड आउट, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, 0.22 समथिंग आ रहा है आंसर, 0.22 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, 0.22 विल बी समथिंग आंसर होगा। ठीक है, चेक कर लेना, आंसर 0.22 आ रहा है ना सबका। ठीक है, दोनों का डिफरेंस एक बार जरूर चेक कर लेना, इन टर्म्स ऑफ केजी 0.22 समथिंग होगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, ये चीज तो सिंपली क्या है, आपने इनिशियल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मास निकाला, फाइनल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मास निकाला, दोनों का डिफरेंस बेसिकली मास ऑफ हाइड्रोजन पम्प्ड आउट, इजिली आ जाएगा 0.22 kg। ठीक है, 136 मैंने वही बोला, आपने सुना नहीं वो चीज, आप बोलना चाह रहे हो 13.6 इंटू, यही बोलना चाह रहे हो ना। तो 1000 इसलिए नहीं लिखा, 1000 से डिवाइड किया तो किस में आएगा वो यूनिट, किलो पास्कल में। अरे 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड नहीं किया, इट मींस आंसर किस में आना चाहिए यहाँ पे, पास्कल में। तो किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से नहीं लिखा, वो अंडरस्टूड है कि मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने बोला था मैंने 1000 से डिवाइड किया वो चीज, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे भी किलो जूल के टर्म्स में रखना है। क्यों रखना है, बेसिकली मैं 8.314 रख रहा हूँ, आप 8.314 मत रखो, आप इसको जूल के टर्म्स में रख दो वैल्यू, तो वो चीज है फिर। ठीक है, क्लियर है। हाँ 0.22 समथिंग आंसर आ रहा होगा सबका, एक बार चेक कर लेना, आंसर 0.22 समथिंग आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद, 0.22 समथिंग आंसर है इसका। हाँ करेक्ट करेक्ट, 0.22 समथिंग, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, an ideal gas with initial volume, initial volume comma pressure comma temperature,
सॉल्व करो सर फास्ट। अच्छा ये देखो, जब भी मेंशन होगा, स्पेसिफिकली मेंशन होगा गेज के लिए, ठीक है, अदरवाइज हम उसको एब्सोल्यूट ही कंसीडर करेंगे। तुम बोल कह रहे हो और आंसर क्या बता रहे हो? हाँ तो तुम आंसर डी भी तो बता रहे हो साथ साथ। आंसर सी है 327 डिग्री सेल्सियस, है ना? ठीक है, सिंपल आपको क्या रिलेशन अप्लाई करना है? ठीक है, प्रेशर इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, टेम्परेचर इन केल्विन टर्म्स, ठीक है। सिंपल इसको अप्लाई करोगे 327 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 327। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला रिलेशन हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्यों नहीं यूज किया टेम्परेचर निकालने के लिए? हाँ करेक्ट करेक्ट, मास, मास वेरी कर रहा है, यस बिल्कुल करेक्ट। उस एग्जांपल में आप देखोगे मास वेरी कर रहा है, तो हम ये रिलेशन लगा के टेम्परेचर मास बेसिकली टेम्परेचर नहीं निकाल सकते। ये रिलेशन ही वैलिड कब है? ये जो रिलेशन जो हमने लिखा है ये वैलिड ही कब है? जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। जब मास चेंज हो रहा है तो ये वैलिड ही नहीं हो सकता ना। ठीक है, करेक्ट। तो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर है इसका 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
आंसर निकालो कितना आएगा इसका। ऑप्शंस कितना आंसर आ रहा है देखो। 2 ठीक है। अज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टायर टू बी कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट बोल रखा है डायरेक्ट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मास हम कांस्टेंट ही अज्यूम करेंगे, तो P by T विल बी कांस्टेंट, ये रिलेशन में अप्लाई कर सकता हूँ इजीली। P1 by T1 equals to P2 by T2, but pressure should be in absolute terms, ठीक है, pressure should be in absolute terms, ठीक। इनिशियली प्रेशर कितना दे रखा आपको, कवन ऑटोमोबाइल एट अ टेम्परेचर इतना 1.75 बार, गेज प्रेशर दिया 1.75, तो क्या रखोगे यहाँ पे वैल्यू, P1 will be what 1.01325 plus 1.75, ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपके पास कितना, ठीक है, ये आपका 25 ऐसे, ये 7 और ये 6, ठीक है, 1.76325, ठीक है, ये चीज। तो यहां से आप बेसिकली P2 का वैल्यू निकाल लोगे। T1 T2 आपको ऑलरेडी गिवन है ना, T1 T2 गिवन है कि नहीं है, 25 और दूसरा का टेम्परेचर 70, हाँ गिवन है। यहां से P2 का वैल्यू कितना आ रहा है, P2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, देखो ऑप्शन बिल्कुल सोच समझ के सेट किए जाते हैं। P2 प्रेशर कितना आ रहा है, अरे P2 प्रेशर बताओ पहले, P2 अरे इस इक्वेशन में आपने ये वैल्यू रखा, हाँ सॉल्व करके कितना आएगा यहाँ से, हाँ एब्सोल्यूट 3.8 समथिंग आ रहा है, 3.18 3.18 समथिंग आ रहा है, इसको चेक कर लेना, मे बी शायद थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, चेक कर लेना, ये 3.1805 यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। वो डिपेंड भी करता है आपने कितना वैल्यू लिया, 1.101325 हमने लिया है, अच्छा 1.01 तक ही लिया वैल्यूज, हाँ तो मे बी शायद हो सकता है उसकी वजह से वेरिएशन हो, ठीक है, उस वजह से वेरिएशन हो सकता है मे बी, ठीक है। अब ये P2 जो आया है ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके रिलेशंस आया इट इज एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है, बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, गेज, पूछा आपसे गेज है, तो गेज पूछा है तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी व्हाट 2.01, ठीक है, आंसर यहाँ पे 2.01, चेक कर लो एक बार आंसर 2.01 आना चाहिए आंसर, ठीक है, सॉरी सॉरी 2.16 सॉरी 2.16 2.01 आंसर बताया था किसी ने तभी है,
2.01 एक्चुअली बहुत लोगों का आंसर आया, मैं इसलिए मैंने भी वही लिख दिया, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 2.01 आया क्यों, पहले ये तो बताओ क्यों आया 2.01? 2.16 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली वैसे ही सेट किया जाता है जहां मिस्टेक होगा, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ, डायरेक्टली 1.75 लिख लिया होगा, हाँ, तो उस वजह से हो सकता है सर, ठीक है। तो याद रखो हमेशा क्वेश्चन में गिवन गेज था, बट रखना किसमें, एब्सोल्यूट में। जो निकाला वो भी एब्सोल्यूट, पूछा उसने गेज अगेन, तो आपको दोबारा उसको एब्सोल्यूट को गेज के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेट इसीलिए बेसिकली ऐसे ही किया, वो 2.01 वाली चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे फिर कल, ठीक है। तो ये वाला आपको बस इतना याद होना चाहिए, आइडियल गैस वाले रिलेशन कैसे यूज करना है, पीवी टू एमआरटी कब करना है, पीवी टू एनआर बार टी, वो कैसे यूज करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी मिस्टेक्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट में ही गलती होती है, फॉर्मूला सबको याद है, मिस्टेक्स होगा यूनिट में, अगर आप ढंग से उसमें वैल्यूज नहीं रखोगे तो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, 327। अब आंसर आपका आएगा 600 केल्विन और आपको सिर्फ 600 नजर आएगा, तो आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी, ठीक है। 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो फिर बाकी कल मिलते हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे आइडियल गैस वाले से, ठीक है। चलो ओके देन, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।